नमस्कार भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं आज ब्यावर जिले के बारे में। ठीक है भाई। हाँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। ठीक है। हाँ। तो बात कर रहे हैं ब्यावर जिले के बारे में। ठीक है। इसके बारे में क्या क्या बात करेंगे, संपूर्ण डिस्कशन करते हैं, वैसे कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई इसके अंदर। ठीक है भाई। हाँ। इसका भूगोल भी पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और इसका कल्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई। हाँ। तीनों की बात करेंगे। देखो पहले पहले इसको पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, यह राजस्थान के अंदर कहाँ पड़ता है। देखो मित्रों सज्जनों, देखो देखिए, अगर मैं राजस्थान को उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है भाई, अगर बाहर दिया जाए तो अब देखो ये ब्यावर जिला, आपका प्यारा सी ब्यावर जिला कहाँ पड़ता है। ये आप देख रहे हो, ये ब्यावर जिला है आपके सामने। ठीक है भाई। तो आपने नोटिस किया कि ये ब्यावर जिला कौन सी दिशा में पड़ता है, तो ये दक्षिण रेखा के ऊपर पड़ता है। ठीक है भाई। इसकी कोई दिशा नहीं है, लेकिन इसकी दिशा ये है, ये फिक्स दक्षिण रेखा के ऊपर पड़ता है। ठीक है भाई। इसको न तो आप दक्षिण पश्चिम बोलोगे और ना ही दक्षिण पूर्व बोलोगे, ये दक्षिण रेखा के ऊपर पड़ता है। ठीक है भाई। हाँ। चले फिर आगे, चाहे तो नोट कर सकते हो भाई। हाँ। देखो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब इसके संभाग की बात करते हैं। देखो ब्यावर जिला आपके सामने, जो ब्यावर जिला है किस संभाग के अंदर आता है। आप देख रहे हो ये ब्यावर जिला हो गया आपका, ब्यावर नागौर हुआ, ये जो डीडवाना कुचामन हुआ, ठीक है भाई, अजमेर हुआ, ये टेकड़ी हुआ, टोंक हुआ, ठीक है, और ये शाहपुरा भी, ये आपके सामने ब्यावर, ये है पूरा को पूरा कौन सा संभाग है भाई, अजमेर संभाग। ये सारे के सारे किस संभाग के अंदर पड़ते हैं, अजमेर संभाग के अंदर पड़ते हैं। ठीक है भाई। हाँ। ये 7 जिले हैं आपके सामने जो अजमेर संभाग के अंदर पड़ते हैं। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग बात यह है, ये 7 जिले हैं अजमेर संभाग में, कितने जिले हो गए भाई, 7 हो गए। ठीक है भाई। कितने हो गए भाई, 7। लेकिन आप देखो, देखिए इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अब ब्यावर जिले की सीमा रेखा की बात करें ना, तो वो भी 7 जिलों से ही लगती है। देखो, अगर अजमेर जिले की, ये ब्यावर जिले की सीमा रेखा की बात करें, तो ये ब्यावर है आपका, ये ब्यावर है, ठीक है भाई, ये ब्यावर, ये किस किस से सीमा रेखा बनाता है। देखो ये आपके सामने आ गया जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर तो ये हो गया, तो ये एक तो ये जोधपुर ग्रामीण के साथ सीमा रेखा बनाता है, एक पाली के साथ बनाता है, और एक राजसमंद के साथ बनाता है, और एक भीलवाड़ा के साथ बनाता है, और एक आपके सामने केकड़ी से, और एक अजमेर से, और एक नागौर से। तो ये 7 जिलों से सीमा रेखा बनाता है आपके सामने। देखो 3 जिले उधर है, 3 इधर है, और एक बीच में ये भीलवाड़ा हो गया। ठीक है भाई। हाँ। तो ये 7 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई। और ये अजमेर संभाग के अंदर पड़ता है। ठीक है। चले फिर। हाँ। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। हाँ। अब इसकी तहसीलों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। देखो देखिए, अब आपके सामने ये, आपके सामने इसकी 7 ही तहसील है भाई। देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, अजमेर संभाग के अंदर 7 जिले आते हैं, ब्यावर जिला 7 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, और ब्यावर जिले की 7 ही तहसीलें हैं। ठीक है भाई। तो इसके लिए 7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। हाँ। तो ये आपके सामने 7 तहसीलें हैं, जैतारण, रायपुर, टाटगढ़, बंदनौर, विजयनगर, मसूदा और ब्यावर। अब बात करते हैं, देखो देखिए, अब बात करते हैं इसकी। देखो ये जो तहसील है, ये राजसमंद जिले से ली गई है। हाँ, ये दोनों तहसीलें हैं, ये आपके सामने पाली जिले से ली गई है। ठीक है। हाँ, ये बदनौर है, ये आपके सामने भीलवाड़ा से ली गई है। ठीक है। और बात करते हैं इन तीनों की, ये जो तीनों तहसीलें हैं,
ये जो तीनों तहसीलें हैं ये आपके सामने अजमेर से ली गई है। ठीक है, आगे बात सुनने। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो 4 जिलों से तोड़कर ये ब्यावर जिला बनाया गया है। ठीक है भाई। हाँ, तो इसकी 7 तहसीलें होंगी आपके सामने, देखो 1 2 3, एक सेकंड भाई, ये तो हो गया एक, दूसरी तहसील, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, और ये होगी सातवीं। 7 तहसीलें हैं। अब 7 तहसीलों के लिए उपखंड 7 ही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो मसूदा और विजयनगर है इसको एक ही उपखंड के अंदर रख दिया गया है। ठीक है भाई, आगे बात में आपको, इसको केवल एक ही उपखंड के अंदर रख दिया गया है इन दोनों को। ऐसे देख लो आप, देखो यहाँ पे, और बाकी के आपके 5 उपखंड जो तहसीलें हैं वो की वही क्या है, 5 उपखंड है, लेकिन जो छठा उपखंड है वो मसूदा और विजयनगर को लेकर बनाया गया है। ठीक है भाई। हाँ, अब बात करते हैं इसकी विधानसभा की सीटें की। हाँ, विधानसभा की सीटें की बात करते हैं तो एक तो जैतारण हो गई, एक ब्यावर हो गया भाई, और एक मसूदा हो गया। ठीक है भाई, इसकी 3 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, अब देखो, देखिए जैतारण के अंदर रायपुर आ जाएगा विधानसभा के अंदर। हाँ, अब देखो ब्यावर ब्यावर के अंदर आ जाएगा आपके सामने टाटगढ़ बदनौर आ जाएगा, मसूदा के अंदर क्या आ जाएगा, विजयनगर। ठीक है भाई। हाँ, तो आप तो ये ध्यान रखना है, इसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, एक तो ब्यावर, मसूदा और जैतारण। चले भाई आगे बात करते हैं आगे इसके बारे में। हाँ, अब बात करते हैं इसकी घोषणा कब हुई थी। अब आपको पता है ये वर्तमान में बनाया गया नया जिला है। तो बात करते हैं इसकी घोषणा। आपको पता है जब बजट सुनाया गया था 2022 का, जाहिर सी बात है 2022 का बजट 2023 के अंदर सुनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब ने जो 2022 का बजट था जिसको 2023 में सुनाया गया था 17 मार्च 2023 को, ठीक है, तो उसके अंदर घोषणा की गई भाई हम 19 नए जिले बनाने जा रहे हैं। ठीक है भाई, बनाएंगे, बनाने जा रहे हैं। तो भाई साहब, अब उसके बाद में मंत्रिमंडल ने उनको मंजूरी कब दी थी, 4 अगस्त को। ठीक है भाई, और 6 अगस्त को उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी साहब ने, भाई हम नए जिले बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, खुलेआम अधिसूचना जारी कर दी। फिर उसके बाद में 7 अगस्त को नए जिलों को कार्यरत कर दिया। इसका मतलब है 7 अगस्त से ये जिले हैं जो नए जिले कहलाने लग गए। ठीक है भाई। हाँ, तो इसकी बात है, इसकी स्थापना दिवस भी हम 7 अगस्त को बनाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो आपके सामने ये जो 5 मुख्य पॉइंट है ये आपको पता है ये सभी जिलों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। जो अभी वर्तमान में नए जिले बने हैं उन सभी के लिए क्या रहेगा, ये कॉमन रहेगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं इनके उद्घाटनकर्ता की। भाई इसका उद्घाटन किसने किया था, देखो। हाँ, ममता भूपेश ने, जो महिला और बाल विकास मंत्री थी। ठीक है भाई। हाँ, किस जिले को तोड़कर बनाया गया है, अजमेर से, अजमेर को तोड़ के भीलवाड़ा से, पाली से और राजसमंद से। ठीक है भाई। हाँ, राजसमंद से एक तहसील ली गई है। ठीक है भाई, पाली से 2, भीलवाड़ा से 1। ठीक है, अजमेर से कितनी ली गई है भाई, 3 तहसीलें ली गई है। ठीक है, ऐसे मिला के कुल मिला के आपके सामने 7 तहसीलें बनी हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रथम कलेक्टर की। तो वो कौन थे, रोहिता सिंह तोमर। प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करते हैं तो वो कौन थे, नरेंद्र सिंह। संभाग की बात करते हैं तो ये अजमेर संभाग के अंदर पड़ता है, और सीमा रेखा ये 7 जिलों से होकर बनाता है। ठीक है भाई, इसकी हमने पहले बात कर ली थी। हाँ, देखो देखिए, ब्यावर जिले का संस्थापक कौन था, कर्नल डिक्सन थे, जो 1836 में ब्यावर जिले की ब्यावर की स्थापना की। भाई ब्यावर जिला तो अब बना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ब्यावर की स्थापना कब की गई थी, हाँ, ब्यावर की नींव कब रखी गई थी, 1836 में, कर्नल के द्वारा, डिक्सन के द्वारा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए, ये इसकी सामान्य जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो देखिए, अब बात करते हैं हम तहसील वाइज, हम बात करते हैं तहसील वाइज। पहले हम बात करेंगे इस जैतारण तहसील की।
देखो देखिए, तहसील वाइज हम जीके पढ़ने वाले हैं। इस जेतारण तहसील की क्या खासियत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध जो आपके सामने 5 जनवरी 1544 को हुआ था। ठीक है भाई। देखो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मारवाड़ के शासक थे आपके सामने राव मालदेव। ठीक है भाई। हाँ, ये क्या करते थे, ये विस्तारवादी नीति को अपनाते थे अपने साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते। अब आपके सामने था, दिल्ली का शासक था, अब भाई अफगानी शासक था शेरशाह सूरी। ठीक है। अब अब जो मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव, इसका जो विस्तार बढ़ते बढ़ते दिल्ली के पास तक पहुंच गई इसकी सेना। ठीक है भाई। तो आपके सामने शेरशाह सूरी को टेंशन होने लग गई भाई, ऐसे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो हमारा साम्राज्य क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, तब इन्होंने इनके खिलाफ युद्ध करने की सोची थी। हाँ, अब आपके सामने इन्होंने अपनी 80,000 की सेना लेके, दिल्ली के जो शासक थे शेरशाह सूरी, इन्होंने अपनी 80,000 की सेना लेके जो आपके सामने गिरी की जो पहाड़े हैं, गिरी सुमेल की जो पहाड़े हैं, वहां पे आके ठहर गया था। जैसे ही ये खबर राव मालदेव को, मारवाड़ के जोधपुर के जो मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव को लगी ये खबर, वैसे ही ये जो इनके जो सेनापति थे दो, ठीक है भाई, सेनापति थे कौन थे, जेता और कुपा, जेता और कुपा को लेके, हाँ, यहाँ पे जेतारण के अंदर पहुंच गए। अब इनकी अब इनकी सेना कम से कम 1 डेढ़ महीने तक, 1 डेढ़ महीने तक, जैसे मान लेते इनकी सेना आई थी भाई, ये 1543 के अंदर युद्ध स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है भाई। हाँ, 1543 के अंदर। हाँ, अब इनकी सेना लगभग 1 महीने तक, 1 महीने तक आमने सामने डटी रही। अब शेरशाह सूरी की हिम्मत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मारवाड़ के ठहरे सारे के सारे राजपूत। ठीक है। हाँ, देखो, उसको पहले ही पता है, क्योंकि जिस सेना के अंदर जो सेना नायक है, दो सेनापति है जेता और कोपा है, इस युद्ध को जीतना क्या है, नामुमकिन है। तो अब इसने अपनी चालाकी से क्या किया था इसने, जेता और कुफा के शिविरों में सोने से भरे, हाँ, सोने से भरे, सोने से भरी मुद्राओं के कट्टे उसके अंदर रखवा दिए इनके शिविर में। और जो अब जो राव मालदेव थे उनके शिविर में एक पैगाम पुछवा दिया गया था, कि अफवाह फैला दी ऐसी कि भाई जेता और कुपा कल के युद्ध में इसके साथ शेरशाह सूरी के साथ लड़ेंगे। अब राव मालदेव थे, अब उनकी आप ऐसे मानो, ये जो जेता और कूपा थे ये इनके सब कुछ थे। ठीक है भाई। इनके बेस पे राव मालदेव 52 52 युद्धों का विजेता कहलाता है, केवल इनके बेस के आधार पर। ठीक है भाई। हाँ, अगर जेता और कुपा नहीं होते तो आज राव मालदेव इतनी विस्तारवादी नीति को नहीं फैलाते। तो ये इनके माने जाने वाले क्या थे, सेनापति थे। अब इनको लगा भाई, राव मालदेव को लगा भाई ये तो हमारे सेनापति हमारे साथ, है ना, धोखेबाज निकल गए। तो रातों रात इस खबर को सुनते ही राव मालदेव अपनी सेना को लेके, अब जाहिर सी बात है सेनापति है तो इनके पास भी अपनी सेना रहती है। ठीक है भाई। हाँ, अपनी सेना को लेके वापस जोधपुर की ओर लौट गई। उनको जोधपुर के खतरे का एहसास होने लग गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने सुबह, जो जेता और कुप्पा थे, जैसे ही सुबह उठे थे तो उनको पता चला भाई राव मालदेव साहब तो चले गए भाई। और उनको भी पता चला कि भाई उनके पास ऐसा पैगाम गया है। हाँ, तो अब इन्होंने सोचा भाई हमारे ऊपर तो ये दाग लग गया। ठीक है भाई। हाँ, भाई वहां पे मारवाड़ में जाके ऐसे ही बताएंगे भाई जेता और कुप्पा है ये तो अफगान के साथ मिल गए भाई, अफगानियों के साथ। उस दाग को मिटाने के लिए केवल मात्र इसके पास 6,000 की सेना थी। जेता और कुप्पा के पास कितनी सेना थी, मात्र 6,000 की सेना थी, जिन्होंने शेरशाह सूरी के साथ, अब शेरशाह सूरी को पता चल गया राव मालदेव साहब तो गए, अब इनकी सेना क्या होगी, कमजोर पड़ेगी। मात्र 6,000 है, इधर इनके पास 80,000 सेना थी। ठीक है भाई। हाँ, अब
अब इनकी तो मातृभूमि प्यारी थी भाई जेता और कुपा की। और दूसरी बात है ऐसी अफवाह भी फैल गई थी भाई ये अफगानों के साथ हो गई। हाँ, तो उस कलंक को मिटाने के लिए, हाँ, जो 6,000 राजपूत शासक थे, जो इसके अफगान के साथ क्या हो गए, हाँ, अफगान से क्या करने लग गए भाई, युद्ध करने लग गए। और वो युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, देखो सामने 1443 को तो सेना आई थी अफगान की, लेकिन ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। और कहा जाता है इस युद्ध में जेता और कुफा और एक और बड़े बड़े सेनापति थे, उन्होंने कम से कम इसकी 80,000 सेना में से कम 50,000 सेना को इन्होंने मार दिया था। ठीक है भाई। हाँ, अब इसके बाद में क्या हुआ कि, हाँ, अफगान जो शासक था शेरशाह सूरी, इसको भी खतरे का एहसास होने लग गया भाई जेता और कुपा को हराना क्या है, नामुमकिन है। तो ये अपनी सेना को लेके वापस लौटने लग गया। तभी खबर पता चली कि इसकी दूसरी टुकड़ी ने, भाई इसकी 3 टुकड़ियों ने जेता और कुपा को तीनों तीनों चारों ओर से क्या कर लिया था, घेर लिया था। ठीक है। बाद में उस टुकड़ियों ने जेता और कुफा को इतना घायल कर दिया था, अधमरा छोड़ के चले गए। और जाते जाते इसको कहना पड़ा, भाई अफगान शासक को कहना पड़ा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी जो दिल्ली की सल्तनत है, हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है भाई। हाँ, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब समझ में आया, मुट्ठी भर बाजरा का मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। ठीक है भाई। हाँ, तो ये राजस्थान के लिए बोला था, एक राजस्थान के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाह क्या कर देता, खो देता। ठीक है भाई, ये इसकी कहानी थी। और आप देखोगे, हाँ, इसको जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जेतारण के अंदर जेता और कुफा की 2 क्या है, समाधि स्थल भी बनाए रखी है भाई। ठीक है, कभी जाना हो तो देखना। बहुत ही ज्यादा ये वीर बहादुर थे। ठीक है भाई। हाँ, ये तो कहता रहा भाई, अगर जेता और कुफा अगर मेरी सेना के अंदर आ जाए तो वो पूरा हिंदुस्तान के ऊपर क्या कर ले, पूरी दुनिया के ऊपर क्या कर ले, कब्जा कर ले। इतने खतरनाक वीर योद्धा थे। देखो देखिए आगे बात करते हैं, और आगे बात सुन में, देखो आगे बात करते हैं। जेतारण दुर्ग, भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे एक जेतारण दुर्ग भी बना हुआ है। इस दुर्ग की एक खासियत ये है, इस दुर्ग के अंदर झंडा पोल नामक क्या है, इमारत स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए जो जेतारण तहसील है उसके अंदर एक कुंडकी ग्राम है, कुड़की ग्राम है। देखो देखिए ये कुड़की ग्राम क्या है, इसके अंदर ये मीराबाई की क्या है, जन्म स्थली है। ठीक है भाई। हाँ, ये मीराबाई की क्या है, जन्म स्थली है, जो आपको पता है। हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति थी। अब इनके पिता का नाम भी बात कर लेते हैं, तो रतन सिंह है, रतन सिंह मेड़तिया है। ठीक है। माता है वीर कुंवारी है। और इसका इनका विवाह हुआ था महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, है ना, महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। इसका बचपन का नाम क्या था, पेमल था। हाँ, इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है, राजस्थान की राधा। ठीक है, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थी। हाँ, भक्त शिरोमणि। ठीक है, भक्त शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। हाँ, इनके गुरु की बात करते हैं तो पंडित गजाधर, संत रैदास, रूप गोस्वामी इनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है भाई। हाँ, अब बात करते हैं, हाँ, इनके ग्रंथ की बात कर लेते हैं, कौन से ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। सत्यभामा जी ना रूसण और गीत गोविंद का टीका। देखो देखिए राग गोविंद, राग सौराष्ट्र, राग मलार, रुक्मणी मंगल, है ना, पदावली, ये इसके क्या हो गए भाई, ग्रंथ हो गए। ठीक है। हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो देखिए इनके द्वारा, ठीक है भाई, हाँ, मीराबाई के द्वारा दासी पद चलाया गया था। ठीक है, दासी पद चलाया गया था। ठीक है। हाँ, अंतिम समय इन्होंने गुजरात में, जो गुजरात की द्वारिका है उसमें व्यतीत किया था। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए अन्य मंदिर, इनके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है, चार भुजा मंदिर है जो मेरता नागौर के अंदर है। भाई मीराबाई के दूसरे मंदिर और कहाँ कहाँ स्थित है, एक तो चार भुजा मंदिर है जो मेरता नागौर के अंदर स्थित है, एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है आपके सामने। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर भी मीराबाई का क्या है, मंदिर
स्थित है। ठीक है भाई। हाँ हाँ, और बात करते हैं जेतारण तहसील के अंदर संत रवि दरिया व्यास। हाँ हाँ, बात करते हैं इसके जेतारण जो तहसील थी उसके अंदर आपके संत दरियावाज जी का जन्म स्थली ये भी है। ये राम स्नेह संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है भाई। हाँ, ये आपके सामने देख, एक रह गया आपके सामने अगेवा दुर्ग भी इसके अंदर स्थित है। जो जेतारण तहसील है उसके अंदर अगेवा दुर्ग भी क्या है, स्थित है। तो आपको सभी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो ये ध्यान रखोगे जो जेतारण है इसके अंदर गिरी सम्मेलन का युद्ध हुआ था, जो आपके सामने 5 जनवरी 1544 को हुआ था। ठीक है भाई। हाँ हाँ, और आपको ये ध्यान रखना है जो मीराबाई की जो जन्म स्थली है वो कुड़की ग्राम में है, जो जेतारण तहसील के अंदर है। ठीक है भाई, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। चले आगे, देखो देखिए। हाँ, अब आता है बात टाटगढ़ की, बात आती है। तो ये राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं इसको। इसको कहते हैं हम राजस्थान का मिनी माउंट आबू। इसको हम बात करते हैं तो ये होता है राजस्थान का मिनी माउंट आबू। 1 मिनट रुकोगे। हाँ भाई, देखो देखी। हाँ, जो ये टोडगढ़ है आपके सामने तहसील है, इसको आपके सामने राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मानसूनी हवाएं हैं, जो ये माउंट आबू है पर्वत है उसकी तरह ही होती है यहाँ पे, इसलिए इसको राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब टोड हाँ, टाटगढ़ दुर्ग है जिसको गिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो टाटगढ़ तहसील है। ठीक है। टाटगढ़ तहसील है उसके अंदर टाटगढ़ दुर्ग है जिसको गिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम बुरासवाड़ा गांव के नाम से भी विख्यात है। ठीक है भाई। इसका निर्माण किसने करवाया था? जेम्स कर्नल टोड ने करवाया था। ठीक है भाई। आर्थिक सहायता, भाई जो कर्नल जेम्स टोड थे इनसे ये पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इसकी सहायता की थी भीम सिंह द्वितीय ने, जो मेवाड़ के क्या थे, शासक थे। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए, बात करते हैं रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है भाई। हाँ, तो टाटगढ़ तहसील के अंदर क्या क्या है? एक तो टाटगढ़ दुर्ग है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, टाटगढ़ को हम राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब टाटगढ़ दुर्ग और एक क्या है, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, जो टाटगढ़ के अंदर रावली है वहाँ पे एक अभ्यारण्य स्थित है। ये 3 जिलों में है। इसका फैलाव ब्यावर, पाली और राजसमंद है। ठीक है भाई। हाँ, ये संभागों के भी अंदर है। देखो देखिए, 3 जिलों के अंदर भी हो गए, तो ये संभाग के अंदर भी आ रहे हैं भाई। हाँ, संभागों की बात करें, जिलों के अंदर तो 3 है, लेकिन ये थोड़ा हिस्सा अजमेर संभाग के भी अंदर है, थोड़ा पाली के भी अंदर है, थोड़ा उदयपुर के अंदर भी विस्तृत है। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखो ये जो टाटगढ़ जेल है ये भी यहाँ की प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसने ब्रिटिश सरकार के समय इसको बनाया गया था। देखो देखिए, इसमें भूप सिंह व गोपाल सिंह खरवा को रखाया गया था। देखो ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा को यहाँ पे इस जेल के अंदर क्या रखा गया था क्योंकि देखो देखिए, भूप सिंह का नाम एक तरह से, इसका मूल नाम की बात करें तो ये विजय सिंह पथिक था। ठीक है। देखो देखिए, इसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। जो ये आपके सामने जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये आपके सामने हुआ था 1915 ईस्वी में। जो ये क्यों हुआ था? क्योंकि भूमि पर सबसे ज्यादा कर्ज लेने लगे थे, उसके जो कर्ज के कारण इन्होंने ये आंदोलन किया था। ठीक है। हाँ, भूमि पे ज्यादा राजस्व कर था, इसलिए इस कर के कारण इन्होंने ये आंदोलन किया था। ठीक है भाई।
मोरारजी गुरमजी चोटी। देखो देखिए ये भी यहाँ की विख्यात है, क्यों? क्योंकि भाई ये है मध्य अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी, जो आपके सामने अरावली पर्वतमाला स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, आपके सामने जो अरावली पर्वतमाला स्थित है, तो उसके बीच में जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वैसे तो बताए बात करें तो वो है गुरु शिखर, जो शिखर के अंदर है। एक गुरु शिखर है जो शिखर के अंदर है भाई, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये तो भाई अरावली पर्वतमाला की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है भाई। क्या? एक गुरु शिखर है जो शिखर के अंदर है। हाँ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है भाई। ये तो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन मध्य अरावली पर्वतमाला की बात करें हैं तो वह है मोरारजी गोरमजी चोटी है। ठीक है, ये मध्य अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, बड़ी भी लिख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। गुरु शिखर, यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो सीकर जिले के अंदर है, और इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखना है 1722 मीटर। अगर मध्य अरावली पर्वतमाला की बात करें तो यह है आपके सामने। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपके सामने लिख रखी है 934 मीटर। ठीक है। अब मध्य अरावली का विस्तार देखो, जो मध्य अरावली है इसका विस्तार है अजमेर, ब्यावर और केकड़ी। ठीक है। हाँ, जो अजमेर, ब्यावर और केकड़ी है, ये अरावली पर्वतमाला के क्या पड़ते हैं? बीच में पड़ते हैं, इसलिए ये यहाँ पे मध्य अरावली पर्वतमाला कहलाते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो अब इनके अंदर जो ये है मुरार जी चोटी है, ये सबसे ऊंची है। ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं बदनेर। देखो देखिए, हाँ देखो देखिए, बदनेर तहसील की बात करते हैं तो इसमें एक तो बदनेर दुर्ग स्थित है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके सामने? कुशाल माता का मंदिर। ठीक है, कुशाल माता का मंदिर स्थित है, जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किया गया था। देखो बात करते हैं महाराणा कुंभा की। ठीक है, देखो आगे ध्यान रखो, बदनेर युद्ध। हाँ, बदनेर तहसील के अंदर बदनेर बदनेर का युद्ध ये हुआ था आपके सामने 1857 में। देखो देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आपको इसमें। ठीक है भाई। 1457, सॉरी 1457 में बदनेर का जो युद्ध है आपके सामने 1457 को हुआ था। देखो देखिए, बात क्या है, जो राणा कुंभा थे, ठीक, बहुत ही शक्तिशाली क्या थे? शासक थे। ठीक है भाई। हाँ भाई, आज तक कोई इसे जीत तो नहीं पाया। लेकिन देखो बात करते हैं, जो आपके सामने जो मालवा के शासक थे और एक गुजरात के जो शासक थे। ठीक है भाई। हाँ, इनके बीच में क्या अनबन रहती थी? राणा कुंभा के और मालवा और गुजरात के शासकों के बीच। ठीक है भाई। हाँ, ये क्या है कि जब भी ये युद्ध करने जाते थे मालवा के शासक, तो इनको भी राणा कुंभा हरा देता था। हाँ, गुजरात के शासक भी युद्ध करने जाते थे, उनको भी हरा देता। तो इन्होंने सोचा भाई हम दोनों अलग अलग युद्ध करने जाते हैं, तो एक बार बात करते हैं, हम एक साथ ही चलें, एक साथ ही युद्ध करने चले राणा कुंभा को हराने के लिए। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन अब आपको पता है, मान लेते हैं, अब देखो आगे की सोचनी पड़ती है, मान लेते हैं हमने युद्ध जीत लिया भाई, ये बोलते हैं मालवा के शासक और गुजरात के शासक बोलते हैं, मान लेते हैं हमने युद्ध जीत लिया, तो बताओ कौन सा हिस्सा किसके पास रहेगा? ठीक है भाई, कौन सा हिस्सा किसके पास रहेगा? तो एक आपके सामने यहाँ पे संधि हुई थी, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। ठीक है भाई, चंपानेर की संधि हुई थी इन दोनों के बीच में, मालवा और गुजरात के शासकों के बीच में। ये हुई थी भाई 1456 के अंदर हुई थी। ठीक। हाँ, हाँ अगर बात करते हैं आगे, चंपानेर की संधि हुई थी, और इस संधि के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो आपके सामने जो राणा कुंभा का जो साम्राज्य है, उसका जो दक्षिण वाला भाग है वो गुजरात के पास में आ जाएगा। ठीक है भाई। और आपके सामने इसका जो पूर्व वाला भाग है वो मालवा के पास चला जाएगा। ठीक है भाई। हाँ,
इस संधि के अंदर ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगर हमने युद्ध जीत लिया तो ये जो दक्षिण वाला भाग रहेगा, हाँ, जो राणा कुंभा का जो साम्राज्य है उसका भाग दक्षिण वाला तो गुजरात के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और पूर्व वाला भाग किसके अंदर आ जाएगा, मालवा के अंदर आ जाएगा, ठीक है, उत्तरी पूर्व वाला भाग, ठीक है भाई। हाँ हाँ, लेकिन अब देखो देखिए भाई, अब 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 ये युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1457 को। 1457 के अंदर इन्होंने, इन दोनों ने दोनों ओर से राणा कुंभा की ओर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। वो जैसे ही ये खबर पता चली राणा कुंभा को, अब इनकी युद्ध और रणनीति के अनुसार ये भी जो युद्ध था, ये भी युद्ध राणा कुंभा ने क्या कर लिया था, जीत लिया था, ठीक है भाई। हाँ, तो ये है, ये युद्ध कब हुआ था, जिसको हम बदनौर का युद्ध के नाम से जाना जाते हैं, ये है 1457 के अंदर हुआ था, ठीक है भाई। हाँ, इसके अंदर केवल ये पूछा जाएगा 1457 के अंदर हुआ था, ये किसके बीच में होता, राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के बीच में हुआ था, जो मालवा के शासक थे, और इनके राणा कुंभा और ये, ठीक है भाई, इनके बीच में ये हुआ था। कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात के क्या थे, शासक थे, इनके बीच में हुआ था, ठीक है भाई। हाँ, में ये एक संधि हुई थी, चंपानेर की संधि, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो 1456 में हुई थी, ठीक है। हाँ हाँ, आगे जिसमें राणा कुंभा की क्या हुई, विजय हुई। अब देखो बात करते हैं विजयनगर। अब विजयनगर तहसील है, केवल इसकी एक ही खासियत पूछी जाती है, यह है खारी नदी के किनारे स्थित है। देखो खारी नदी पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जो विजयनगर तहसील है जो अजमेर से ली गई है, ये खारी नदी की क्या है, किनारे है, ठीक है भाई। हाँ, अब मसूदा है, मसूदा की बात करते हैं तो यह राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले शिक्षित होने वाला गांव मसूदा है, जो मसूदा अंदर जो तहसील है, ठीक है भाई, ये राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर क्या है, गांव है, ठीक है भाई। हाँ, अब बात करते हैं आगे, देखो देखिए, हाँ, ये तो है राजस्थान का। अगर बात करें हम आगे, अगर भारत की बात करें, तो भारत की बात करें तो आपके सामने जो यूपी है, यूपी का जो अलीगढ़ जिला है, उसके अंदर देखो, भारत की बात करें अगर हम भाई, देखो लिख दें क्या यहाँ पे, हाँ, अगर भारत की बात करें, भारत के अंदर है एक, आपके सामने गांव है, दोरामुखी, माफी, दोरा माफी गांव है, जो अलीगढ़ यूपी के अंदर है, ठीक है भाई। जो तहसील है आपके सामने, अलीगढ़ तहसील जिला है, अलीगढ़ जिला है, उसका धोर्रा माफी गांव है, जो यूपी के अंदर है। तो ये क्या है, ये भारत का सबसे विकसित गांव है। ये भारत का क्यों, ये एशिया का सबसे विकसित गांव है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया का सबसे विकसित गांव कौन सा है, जो ये धुर्रा माफी गांव है, ठीक है भाई। हाँ, कहा जाता है यहाँ पे कम से कम 62 क्या है, होम है, 62 घर है, जिसमें 47 IAS IPS अधिकारी है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, 47 घरों में IAS IPS अधिकारी है। देखो इससे ज्यादा विकसित क्या ही हो सकता है, ठीक है भाई। हाँ, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। अगर बात करते हैं राजस्थान का जिले की बात करते हैं, तो आपके सामने है कोटा, ठीक है भाई। हाँ हाँ, ये तो है प्रथम पूर्ण साक्षर गांव। लेकिन अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का अभी प्रेजेंट टाइम में कौन प्रथम न लगा के पूर्ण साक्षर गांव, अगर राजस्थान की बात कर ली जाए भाई, राजस्थान की, राजस्थान की बात कर ली जाए तो ये है भाई सुवांस गांव है, सुवांस गांव है, जो आपके सामने है, ये है पाली के अंदर है, जो तालेड़ा पंचायत है, पंचायत समिति है, वहां पे है, ठीक है। हाँ, तो आपके सामने 3% हो गए यहाँ पे। अगर राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव, प्रथम पहले, सबसे पहले कौन बना था, ठीक है भाई, वो था आपके सामने मसूदा। लेकिन ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अभी देखो प्रेजेंट टाइम में कौन है जो राजस्थान का है, यह है सुहास, जो पाली जिले में क्या है, स्थित है। हाँ, अगर भारत की बात करें तो यह है धोरा माफी, जो यूपी में स्थित है, यूपी के जो अलीगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे इसको नोट कर लिया जाए।
देखो देखिए आगे चलते हैं भाई। हाँ, अजमेर की वित्तीय राजधानी ब्यावर थी। ठीक है भाई, अजमेर को हम क्या बोलते हैं, अजमेर की देखो ब्यावर, ब्यावर थी जो अजमेर की पहले जमाने में क्या थी, वित्तीय राजधानी थी। ठीक है भाई, क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे कपास के उत्पादन के कारण, क्योंकि ब्यावर में क्या हुआ था, कपास का उत्पादन हुआ करता था, इसलिए ये इसकी वित्तीय राजधानी थी, मतलब आमदनी वाली। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए ब्यावर के अंदर बात करते हैं, जो ब्यावर तहसील है उसकी बात कर रहे हैं अब। इसमें बरदर्रा, शिवपुरी घाट दर्रा, है ना, सुरा घाट, पखेरिया दर्रा, ये इसके अंदर स्थित है। ठीक है भाई, ऐसी खाड़े हैं जो इसके अंदर क्या है, स्थित है। अब बात करते हैं इसके नदियों की। अब एक तो है आपके सामने लूनी नदी, लूनी नदी, एक है खारी नदी। हमने जब बालोतरा जिला पढ़ा था तो उसके अंदर भी लूनी नदी आई थी। ठीक है भाई। हाँ, आई थी ना भाई। देखो देखिए, हाँ, लूनी नदी आपको पता है ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, फिर ये नागौर जाती है भाई, फिर ये ब्यावर आती है। ठीक है भाई, फिर ये जोधपुर ग्रामीण से होके हुए बालोतरा, बालोतरा में भी पढ़ा था इसको, फिर ये बाड़मेर से होते हुए, सांचौर से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में, हाँ भाई, ये सिमट जाती है। ठीक है भाई। हाँ, तो यह है जो लोनी नदी है, जो ये अजमेर, देखो ये ब्यावर में, अजमेर से पहले नागौर की, फिर आई ब्यावर में, तो ये ब्यावर के अंदर आ रही है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो लूनी नदी का उद्गम अजमेर के जो नागपाड़ है वहां से होता है, और इसका संगम अरब सागर में, जो जो राजस्थान का जो, जो गुजरात का जो कच्छ का रण है वहां पे इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। ये 7 जिलों में बहती है। ठीक है, अजमेर से पहले नागौर, फिर ब्यावर, फिर जोधपुर ग्रामीण, फिर, हाँ, फिर बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर सांचौर। ठीक है, ऐसे मिला के ये 7 जिलों में बहती है। ठीक है भाई। हाँ, देखो ब्यावर में खारी और लूणी, लूणी तिलड़ी नदी प्रभावित प्रभावित तो होती है। देखो देखिए भाई, दो ही तो नदियां इसमें बहती हैं, एक तो लूनी नदी और एक खारी नदी। ठीक है, देखो देखिए खारी नदी है, देखो ये खारी नदी कहाँ से आती है, ये बिजराल पहाड़ी या राजसमंद से निकलती है, जो आपके सामने है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ, देखो देखिए, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो, देखो देखिए आप देख पा रहे हो, ये है आपके सामने बनास नदी, ये है आपके सामने बनास नदी। एक सेकंड, ये है आपके सामने बनास नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, बनास नदी, ये आपके सामने बनास नदी है। और ये आपके सामने जो राजसमंद है, राजसमंद की जो हम बिजराल पहाड़ियां पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये खारी नदी निकलती है। ठीक है, ब्यावर से होते हुए, देखो देखिए ये राजमहल टोक में क्या हो जाती है, मिल जाती है। देखो ये हम पढ़ेंगे, आप तो ये ध्यान रखो, जो खारी नदी है, जो ये बिजराल पहाड़ियाँ, ठीक है, हाँ, जो राजसमंद जिला है उसकी जो बिजराल पहाड़ियाँ हैं वहां से निकलती है, और ये टोंक के राजमहल में क्या हो जाती है, बनास नदी से मिल जाती है। तो ये जो खारी नदी है ये ब्यावर से होते हुए आती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो देखिए, मैंने बताया था आपको, जो खारी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं, जो बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है भाई, वहां से इसका उद्गम होता है, जो राजसमंद से है। इसका प्रवास क्षेत्र कहाँ पे है, राजसमंद से फिर भीलवाड़ा में, फिर ब्यावर में, फिर केकड़ी, फिर टोंक में जाके, टोंक का जो राजमहल है ना, टोंक के जो राजमहल है वहां पे जाके ये क्या हो जाती है, बनास नदी से मिल जाती है। ठीक है भाई। हाँ, इसका संगम कहाँ पे होता है, देखो, मतलब बनास नदी में मिल जाती है तो वहीं पे संगम होगा, तो ये इसका संगम ये है, राजमहल टोंक में जाकर बनास नदी से मिल जाती है। ठीक है भाई, ये है। देखो देखिए इस हरी नदी की खासियत क्या है, ये ब्यावर और भीलवाड़ा जिले की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है भाई, ये इसकी प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। ठीक है। हाँ, बात करते हैं आगे। हाँ,
देखिए, नोट कर लिया जाए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, हाँ ये मैंने बता दिया था आपको, ये बिजराल की पहाड़ियाँ से राजसमंद से निकलती है, ये खारी नदी है जी, ये राजमल टोक में जाके बनास नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है भाई। हाँ, आगे चलते हैं हम। हाँ, अब देखो देखिए, ब्यावर ब्यावर तहसील के अंदर क्या क्या और खासियत है। यहाँ पे नारायण सागर बांध भी स्थित है भाई। ठीक है, जो ब्यावर नदी में खारी नदी के ऊपर है। ठीक है भाई, खारी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। देखो यहाँ से आपके सामने जो खारी नदी है, यहाँ पे नारायणपुर बांध बना हुआ है। ठीक है भाई, देखो। हाँ, जो ये खारी नदी पे बना हुआ है। एक है आपके सामने तिल पट्टी उद्योग, ये जो ब्यावर जिले के लिए फेमस है भाई। एक है श्री सीमेंट। ठीक है, हाँ बहुत बड़ा कारखाना है, ये ब्यावर जिले में स्थित है। हम देखो देखिए, बात करें इसकी, उत्तर भारत में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ से होता है। ठीक है भाई, जिसको हम श्री सीमेंट के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ से श्री सीमेंट से होता है। जिसको देखो 1979 में बीजी बागुर बीजी बांगुर द्वारा स्थापित किया गया था इसको। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए, अब बात करते हैं, कालीन राजपूतों का मैनचेस्टर ब्यावर कहलाता है। ब्यावर को क्या कहा जाता है, रियासती कालीन राजपूतों का मैनचेस्टर। अब राजस्थान का मैनचेस्टर तो आपको पता है भीलवाड़ा को कहते हैं भाई, आपको पता है राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर इसे कहते हैं हम भाई भीलवाड़ा को, क्योंकि ये कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पे। ठीक है, वस्त्रों के कारण ये राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहलाता है। लेकिन रही रियासती कालीन राजपूतों का मैनचेस्टर क्या कहलाता है भाई, ब्यावर कहलाता है। ठीक है भाई, क्योंकि ब्यावर में क्या हुआ कि देखो क्यों कहलाता है, आपने अभी भी देखा है जो ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। ठीक है भाई। हाँ, इसने ये इतिहास पलट दिया था, क्योंकि इसमें जो जो मारवाड़ के जो शासक थे, राव मालदेव। ठीक है, इस जिसको हम 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, इसकी विस्तारवादी नीति इतनी बढ़ चुकी थी, ये लगभग लगभग पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था इसने। ठीक है भाई। हाँ, तो इसके बाद में अगर मान लेते उस टाइम अगर शेर शाह सूरी यहाँ से नहीं गया होता, तो आज मारवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता। ठीक है भाई। हाँ, तो इसलिए इसको देखो देखिए, जो जो ये है जेतारण, ये जेतारण कहाँ पड़ता है भाई, ब्यावर जिले के अंदर ही तो पड़ता है। तो इसलिए ब्यावर को हम क्या कहते हैं आपके सामने, रियासती कालीन राजपूतों का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बात में। हाँ, सूती वस्त्र, देखो देखिए, मिलेदी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, हाँ ये आपके सामने ये फैक्ट्री होगी जो यहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो, जो दो ही खासियत आई है अभी तक तो, जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग जो ब्यावर जिले में स्थित है, जो है सिरी सीमेंट उद्योग। ठीक है, अब राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित है, ब्यावर जिले में ही स्थित है। ठीक है भाई, सुतेर मिल, जिसको हम मिलेदी कृष्णा मिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो ये सेठ दामोदर दास राठी द्वारा क्या है स्थापित की गई है। ठीक है भाई। हाँ, एक आपके सामने दी एडवर्ड मिल्स है, एक महालक्ष्मी है, और एक नर एक है आपके सामने नर नरबड़खेड़ा मिल स्थित है, जो ब्यावर के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, को कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है भाई इसमें, एक तो आपको ये ध्यान रखना है सूती वस्त्र मिल स्थित, और एक आपके सामने श्री सीमेंट स्थित, और एक आपके सामने ये ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, एक है आपके सामने नारायण सागर बांध, ये ध्यान रखना है, ये जो है आपके सामने खारी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं आगे ब्यावर जिले की। हाँ, ब्यावर जिले में कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, मरकरी क्यूलाइट पाया जाता है, वर्मी, ठीक है भाई, वर्मी क्यूलाइट पाया जाता है, क्यूप्रो क्यूप्राइट पाया जाता है। ठीक है भाई, लाइम स्टोन पाया जाता है, लाइम स्टोन अब्रक। ठीक है, फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, ये इसके होगी खनिज की बात।
अब देखो, हाँ, नहीं, नस्वार ब्यावर जिले की क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखो देवर भाभी की होली, देखो देखिए ब्यावर जिले की दो चीजें फेमस है। देखो इसमें बात करें, यहाँ पे बात करें तो ब्यावर जिले की दो खासियत है, एक तो देवर भाभी की होली और एक है आपके सामने बादशाह की सवारी। देखो देखिए देवर भाभी की होली क्या है, देखो देखिए, हाँ, ये होली कब से स्टार्ट हुई, ये देखो देखिए भाई, बुजुर्गों ने इनको स्टार्ट की थी भाई देवर भाभी की होली। भाई है, जो भाभी है पूरे साल अन्याय सहती है। भाई औरत है जो पूरे साल क्या सहती है, अन्याय सहती है। जो अब होली के जो धुलंडी वाले दिन, हाँ, बात करते हैं होली की धुलंड धुलंडी वाले दिन के 2-4 दिन पहले, 4 दिन पहले ही हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे कोड़े बना दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, कोड़े बना दिए जाते हैं, जो सूती वस्त्र के बना दिए जाते हैं। हाँ, उनको 2 दिन पहले बना दिया जाता है, फिर 2 दिन तक उनको बड़े बड़े कड़ाव के अंदर भिगो के रखते हैं। अब धुलंडी वाले दिन की बात करें तो जो देवर है, देवर तो भाभीियों को परेशान करते हैं और भाभीियां उनको क्या मारती हैं, कोड़े मारती है। ठीक है भाई, पूरे साल का बदला ले लेती है इसलिए। ठीक है भाई, तो यहाँ की जो होली है जिसको हम देवर भाभी के नाम से जानते हैं, ये ब्यावर जिले में स्थित है। ठीक है भाई, यहाँ पे भाभीियां देवरों के कोड़े मारती है। ठीक है, हाँ, आप सोच रहे हो यहाँ पे तो देवरों भाभीियों की होली है, मजा ही आ जाएगा, चले ठीक है भाई, कोड़े खाना है तो चल जाना भाई। हाँ, एक ब्यावर छावनी है, ब्यावर ब्यावर के अंदर छावनी स्थित है जिसको 1857 जो क्रांति है, ठीक है, उसका मुख्य केंद्र ये नहीं रहा। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि नसीराबाद है जो 1857 की जो क्रांति है उसका मुख्य केंद्र कौन था, नसीराबाद की छावनी। नसीराबाद जो छावनी थी वो 1857 की क्या थी, मुख्य केंद्र था, क्योंकि यहीं से ही तो 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है भाई, नसीराबाद से। हाँ, अब बात करते हैं बादशाह की सवारी, बात करते हैं बादशाह की सवारी क्या प्रसिद्ध है। हाँ, अकबर था, बात करते हैं इसकी स्टोरी की। जो बादशाह अकबर अकबर था, तो ये क्या था, शिकार के लिए जा रहा था जंगलों में, तो वहां पे, आवाज आ रही है क्या, हाँ, तो ये क्या है कि शिकार के लिए कहाँ जा रहा था, जंगल में जा रहा था, शिकार करने के लिए जा रहा था। तो वहां पे डाकुओं ने इसके ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था बादशाह अकबर के ऊपर। लेकिन जो आपके साथ सामने जो आपके सामने है टोडरमल, ठीक है, हाँ, बात करते हैं टोडरमल। टोडरमल अग्रवाल के नाम से, ठीक है, टोडरमल अग्रवाल के नाम से एक व्यक्ति था जिन्होंने इसकी जान बचाई थी। ठीक है, अग्रवाल साहब थे जिसका नाम था क्या, टोडरमल। ठीक है, तो जब ये शिकार पे जा रहे थे तो इन डाकुओं ने इनके ऊपर हमला कर दिया था, तो इनकी जान किसने बचाई थी भाई, टोडरमल अग्रवाल ने। ठीक है भाई, हाँ, तो अब जब, अब आपको पता है बहुत बड़ा महान काम किया है भाई, हाँ, बादशाह की जान बचाई थी, इसलिए इन्होंने, जो अकबर ने था, इन्होंने 2.5 दिन का, कितने दिन का भाई, 2.5 दिन का बादशाह बना दिया था, 2.5 दिन का बादशाह बना दिया था। ठीक, हाँ, भाई अकबर ने खुश होके इसको 2.5 दिन का क्या बना दिया था, बादशाह बना दिया था। अब ये साहब थे, अग्रवाल साहब थे, हाँ, ये हाथी पे बैठ के, हाँ, जो सारी जो सोने की मुद्राएं हैं, आभूषण वगैरह हैं, जो आपके सामने हैं, ये गरीब जनताओं को क्या करने लगे, बांटने लगे। भाई पूछा गया अकबर से, मैं ऐसा काम कर लूँ कि भाई मेरी जान से बड़ी ये क्या चीज़ है, तो भाई कर लो। तो इन्होंने हाथी के ऊपर सवार होके, हाँ, गरीब लोगों को ये दान दिया था। ठीक है भाई, हाँ, सोना आभूषण चांदी वगैरह है, ये लोगों को क्या दिया था, दान दिया था। हाँ, तो उसके सामने जब ये दान दे रहे थे, तो बीरबल, जो बीरबल नामक का जो प्राणी था भाई, जो इसके, जिसके द्वारा इसके सामने जो हाथी था ना, इसके हाथी के सामने ये भैरव नृत्य कर रहा था, और ठीक है भाई, फिर मयूर नृत्य भी कर रहा था। दो नृत्य कर रहा था, एक तो भैरव नृत्य और एक मयूर नृत्य भी
कर रहा था। आज भी ये मेला भरता है भाई, देखो बादशाह का मेला और बादशाह की सवारी। ये बादशाह का मेला होता है ना, उसके अंदर ही बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और ये सवारी किसके द्वारा निकाली जाती है? अग्रवालों के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है भाई। हाँ, इसको यादगार रखने के लिए। ठीक है। हाँ, तो ये आज भी सवारी निकाली जाती है, जिसमें एक हाथी पे आदमी को बिठाया जाता है। ठीक है, उसको हम टोडरमल मान लेते हैं, और उसके सामने ये बीरबल है, ये क्या करता है? नृत्य करता है। ठीक है भाई। हाँ, इसलिए यहाँ की बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। तेजा चौक, ये सबसे बड़ा तेजा जी का चौक है ब्यावर, ब्यावर जिले के अंदर। क्यों स्थित है? देखो देखिए यहाँ पे ये तेजा चौक है, क्योंकि जो आपको पता है तेजा जी को नाग देवता ने डसा था पहाड़ियों पे। ठीक है भाई। तो ये सेंदरिया गांव है, ये ध्यान रखना है। सेंदरिया गांव ब्यावर में स्थित है। यहाँ पे तेजा जी को नाग देवता द्वारा क्या कर लिया था? डस लिया गया था। ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? एक तेजा जी का चौक भी प्रसिद्ध है। अब देखो देखिए, देवमाली ब्यावर, ये क्यों प्रसिद्ध है? ब्यावर का देवमाली गांव ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? यहाँ पे देवनारायण की मृत्यु हुई थी। तो आप ऐसे भी मान सकते हो, यहाँ पे भी तेजा जी की हुई थी, और यहीं पे क्या हुई थी? देवनारायण की मृत्यु हुई थी। ठीक है। ये बगड़ावतों का गांव के नाम से भी जाना जाता है। बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है, ये नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है। तो इसको देवमाली ब्यावर में स्थित है, जहाँ पे देवनारायण जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो बात करते हैं आगी बाण समाचार पत्र। ठीक है। ये जो समाचार पत्र चला था, इसका प्रकाशन ब्यावर जिले में हुआ था, और किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए, आगी बाण समाचार पत्र का प्रकाशन किस जिले से हुआ था? ब्यावर जिले से हुआ था, और जय नारायण व्यास ने किया था। ठीक है भाई। हाँ, चले, देखो देखिए, चलते हैं आगे। बेराट दुर्ग, ये ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। बेराट की पहाड़ियां, ये कोटपुल को देखो देखिए, बेराट दुर्ग तो ब्यावर के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। लेकिन जो बेराट की पहाड़ियों के बारे में पूछ लिया जाए, ये कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। ठीक है। राठौड़ पगड़ी, देखो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो राठौड़ की जो पगड़ी है, ये बदनौर ब्यावर में क्या है? स्थित है। ठीक है। बदनौर आपको पता है तहसील होगी। ठीक है। ये बदनौर ब्यावर में क्या है? स्थित है। राठौड़ों की पगड़ी जो भीलवाड़ा, जो पहले भीलवाड़ा के अंदर थी। ठीक है भाई। हाँ, जो राठौड़ों की पगड़ी है, ये बदनौर तहसील के अंदर स्थित है। हाँ, पीपलाज माता का मंदिर भी है, जो ब्यावर जिले के अंदर है। ठीक है भाई। हाँ, राज्य की देखो देखिए, ये दो तीन मुख्य बातें, अन्य बातें हैं जो वर्तमान बातें हैं भाई। वर्तमान देखो, राज्य की पहली नगर परिषद ब्यावर में स्थापित हुई। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान की जो पहली नगर परिषद है, ये ब्यावर जिले में क्या है? स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, जो 1 मई 1867 को स्थापित की गई है। तो ये ध्यान रखना है भाई, राज्य की पहली नगर परिषद, राज्य की पहली नगर परिषद कहाँ स्थित है? आपके सामने ब्यावर जिले के अंदर स्थित है, जो 1 मई 1867 में स्थापित की गई है। राजस्थान का पहला आयकर विभाग, इनकम टैक्स जो ऑफिस है, ठीक है, राजस्थान का पहला आयकर विभाग जो, ये भी कहाँ स्थित है? ब्यावर जिले में स्थित है। अब देखो देखिए, आगे बात करते हैं मकरेड़ा व जालिया जलप्रपात। देखो, एक तो मकरेड़ा और एक जालिया जलप्रपात, ये भी कहाँ स्थित है भाई? ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, तो अब देखो देखिए आगे। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी, आपका ब्यावर जिला कंप्लीट हो चुका है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अब जाते जाते भाई क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाए। ठीक है? हाँ भाई, उम्मीद है सब्सक्राइब तो कर रखा होगा। ठीक है। हाँ, तो फिर मिलते हैं आगे। नेक्स्ट जिले में हम बात करेंगे डीग जिले के बारे में। ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।